हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि है कॉर्पोरेट कार्य। तो दोस्तों, एक बार इससे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे है हमारा पूरा सिलेबस, जिसमें हम देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर जो है चैप्टर नंबर 13 तक कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 14 जो कि हम आज करेंगे कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय या कॉर्पोरेट कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास चैप्टर्स तो अभी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे ये क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। अगर पसंद आती है तो आप क्या है वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ 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 पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर हम वीडियो को। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चैप्टर। चलिए आइए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय केंद्र सरकार के निम्नलिखित जो अधिनियम है उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। ये अधिनियम है कौन से, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 1956 और सीमित देयता साझेदारी फर्म अधिनियम 2008, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, दिवालिया और निष्ठ निधि संहिता 2016, और लिखा है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949। फिर उसके बाद है लागत और कार्य लेखा अधिनियम 1959, कंपनी सचिव अधिनियम 1980, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960, फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 केंद्र शासित क्षेत्रों में, और फिर है कंपनी राष्ट्रीय निधियों में दान अधिनियम 1951। लिखा है कि इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में तथा 7 क्षेत्रीय महानिदेशक कार्यालय जो है अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली और शिलोंग में है। फिर इसके अतिरिक्त 15 कंपनी पंजीकृत कार्यालय और 14 आधिकारिक क्या लिखा है परिसमापक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है केंद्रीय पंजीकरण केंद्र। तो गैस, यहाँ लिखा है कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के आवेदकों के नाम आरक्षण प्रोसेस करने के लिए 2016 में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र का पहला चरण जो है शुरू किया गया, और वर्ष 2016 में ही कंपनी आवेदकों के निगमीकरण पर अमल करने का दूसरा चरण आरंभ किया। फिर लिखा है कंपनी निगमीकरण आवेदनों की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय जून 2014 के 5 से 15 कार्य दिवस के बीच से घटकर मार्च 2017 में क्या है औसत 0.6 कार्य दिवस रह गया। फिर लिखा है कि इसी तरह नाम उपलब्धता आवेदनों को प्रोसेसिंग समय जून 2014 के 5 से 6 कार्य दिवस के बीच से घटकर मार्च 2017 में औसत 0.4 कार्य दिवस रहा गया। तो नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे कंपनी अधिनियम 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 कॉर्पोरेट क्षेत्र को और अधिक अवसर प्रदान करता है और पारदर्शिता बनाए रखने और प्रकटीकरण के लिए स्वनियमन का अवसर प्रदान करता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 का उद्देश्य भारत की कंपनियों को विश्व में प्रचलित श्रेष्ठ व्यवहारों के अनुरूप चलाना है। फिर कंपनी अधिनियम 2013 में प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो व्यापार अनुकूलन, कॉर्पोरेट निगम व्यापार समर्थक पहल है, और यहाँ लिखा है प्रकटीकरण या पारदर्शिता सहित क्या स्वनियमन का प्रावधान। तो पहला इसमें लिखा है कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों को रखने और बोर्ड बैठक आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली की वैधता क्या है, मान्यता है। फिर लिखा है फेरी परिसमापन। तो इसमें लिखा है 1 करोड़ और उससे कम की परिसंपत्तियों वाली कंपनियों के लिए क्या है आधिकारिक परिसमापकों को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर आगे लिखा है कि अनुच्छेद 408 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि NCLT का गठन किया गया है। उसके बाद लिखा है गाइस यहाँ पे निष्क्रिय कंपनियों की अवधारणा प्रारंभ, यानी कि यहाँ लिखा है लगातार 2 वर्षों तक व्यवसाय नहीं करने वाली कंपनियों को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, और एक व्यक्ति कंपनी यानी कि OPC की शुरुआत। ठीक है, फिर सेकंड में लिखा है गाइस उत्तर कॉर्पोरेट शासन तथा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी कि CSR। तो अनुच्छेद 149(4) के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के रूप में स्वतंत्र निदेशकों की अवधारणा की शुरुआत, और बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति, नामांकन और परिश्रमिक समिति, फिर है अंशधारी संबंधी समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन प्रावधान। ठीक है, गठन का प्रावधान। फिर निदेशकों की संख्या सीमा निर्धारित 20 कंपनियों में 10 सार्वजनिक कंपनियां हो सकती हैं। फिर यहाँ लिखा है दिवालिया और दिवालियापन कोड। तो यहाँ लिखा है कि व्यापार
करने में आसानी को बढ़ाने हेतु वैश्विक मानदंडों के अनुरूप भारत में आवश्यक न्यायिक क्षमता वाले उद्यमों के अनुकूलन कानूनी दिवालियापन ढांचा प्रदान करने के लिए दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन 22 अगस्त 2014 को किया गया था। तदनुसार दिवालिया और दिवालियापन कोड यानी कि IDC 2016 से प्रभाव में आया और इसे लागू करने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट मंत्रालय को दी गई। यहाँ लिखा है अरबपतियों की जो फॉरवर्ड सूची 2021 की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है 6 अप्रैल 2021 को अरबपतियों की 35वीं वार्षिक फॉरवर्ड सूची जो है 2021 जारी की गई है और इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों का खिताब लगातार चौथी बार क्या अमेजन के प्रमुख जो हैं उनका नाम है जेफ बेजोस हैं उनको दिया गया। और फिर $177 बिलियन की कुल जो इनकी संपत्ति के साथ ये क्या है शीर्ष पर है। और इसके पश्चात जो है सूची में कौन है, टेस्ला स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क यानी कि $144 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। फिर फ्रांस की LVMH कंपनी के क्या बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड क्या फैमिली $150 बिलियन की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। तो फिर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स $124 बिलियन की संपत्ति के साथ फोर्थ नंबर पे। फिर फॉर्ब्स की क्या है मार्क जुकरबर्ग जो है आपके 5th नंबर पे है और उसके बाद विश्व में सर्वाधिक 724 अरबपति जो है USA में है, ठीक है। और इसके बाद 698 अरबपति के साथ जो है चीन जो है आपका दूसरे स्थान पर है। फिर जबकि भारत जो है 140 अरबपतियों के साथ जो है तीसरे स्थान पर, यानी कि पहले नंबर पे USA, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे है भारत। तो इस सूची में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी यानी कि $84.5 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर है और इसके साथ ही एशिया के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसको दिया गया है, मुकेश अंबानी को दिया गया है। तो सूची में शामिल अन्य भारतीय अरबपतियों में गौतम अडानी एंड फैमिली जो है $50.5 बिलियन की संपत्ति के साथ 24th और शिव नाडार जो है $23.5 बिलियन के संग 71 और फिर लिखा है उदय कोटक जो है 15.9 बिलियन के साथ 121वें स्थान पे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भारतीय दिवाला और क्या है नष्ट निधि बोर्ड। यहाँ लिखा है भारतीय दिवाला तथा नष्ट निधि बोर्ड की स्थापना जो है IDC 2016 के अंतर्गत 2016 में की गई है। बोर्ड को संहिता के अंतर्गत जो है प्राप्त शक्तियां तथा कार्य के पालन के अतिरिक्त पेशेवर एजेंसी और क्या है सूचना उपयोगिता के नियमन का क्या है अधिकार प्राप्त है। फिर आगे लिखा है राष्ट्रीय कंपनी कानून और क्या है अपीलीय न्यायाधिकरण। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन 2016 में किया गया। इन संस्थाओं का गठन जो है कॉर्पोरेट विवादों के तेज समाधान तथा उनके एजेंसियों की संख्या में कमी लाने के लिए किया गया है ताकि देश में क्या है व्यवसाय करने में क्या हो सुगमता हो। और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण को 2017 में भंग करके NCLAT में क्या है विलय कर दिया गया है। फिर लिखा है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। तो इसमें लिखा है भारत के कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निभाना कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 तथा कंपनी अधिनियम 2013 के 7वीं अनुसूची के माध्यम से अनिवार्य जो है बनाया गया। फिर लिखा है कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति नियम अप्रैल 2014 में लागू हुआ। फिर लिखा है क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय पेशेवर संस्थाओं उद्योग चैम्बर के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है ताकि कंपनियां जो है कारगर तरीके से CSR की परिपालन कर सके। फिर लिखा है समिति दायित्व समझौता साझेदारियां। भारत में 95% जो है आपके सूक्ष्म लघु और मझोली मतलब कि MSME औद्योगिक इकाइयाँ कितने परसेंट गई 95%। तो इसमें लिखा है जो MSME मंत्रालय की ओर से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 90% से अधिक इकाइयाँ क्या है स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं और 2 से 3% जो है साझेदारी यानी कि जो पार्टनरशिप में है तो वैसी कंपनियां हैं और 2% से कम कंपनियों में क्या है जो कम मतलब 2% से कम कंपनियों के रूप में क्या है पंजीकृत है। फिर लिखा है MSME कंपनियों में क्या है व्यापक रूप से कॉर्पोरेट स्वरूप दिखाई नहीं देता है और 2008 में समिति दायित्व साझेदारी अधिनियम बनाया गया है और 2009 में से लागू किया गया है। फिर लिखा है कि MCA 21 ई गवर्नेंस परियोजना। फिर लिखा है कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने कंपनी तथा समिति
समित दायित्व साझेदारी पंजीकरण निगमीकरण पंजीकरण परिपालन संबंधी सेवाओं को शामिल करते हुए प्रारंभ से अंत तक क्या है MCA 21 जो है नामक ई गवर्नेंस परियोजना का संचालन किया। फिर आगे लिखा है वर्ष 2006 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत जो है BOOT के मॉडल के मतलब बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर के मॉडल के आधार पर यह परियोजना प्रारंभ की गई ताकि सरकारी सेवाओं की डिज़ाइन और डिलीवरी में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जा सके। फिर आगे लिखा है ई सेवाओं की मदद से क्या है MCA 21 प्रणाली जो है हितधारकों को सुविधाजनक उपयोग सहज और सुरक्षित पहुंच प्रदान करती है और सुधारी हुई गति और निश्चितता के साथ सभी जो आपके हैं MCA सेवाएं प्रदान करती है। फिर गाइस आगे लिखा है इसमें लिखा है कि मार्च 2016 में MCA 21 के SAP आधारित प्लेटफॉर्म संस्करण 2 के सफलतापूर्वक लॉन्च किए जाने के बाद परियोजना आगे सुधार के उद्देश्य से नए चरण में प्रवेश कर गई है। आगे लिखा है गाइस नेक्स्ट है आपका, इसमें लिखा है निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि। तो इसमें लगा कंपनी अधिनियम में निवेशक जागरूकताओं को प्रोत्साहित करने और क्या है निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि की स्थापना का प्रावधान है, यानी कि IEPF का। फिर एक है जो है लागत लेखा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 148 के तहत वस्तुओं के उत्पादन और सेवा देने के काम में लगी कंपनियों के लिए सामग्रियों, श्रम और लागत वाली अन्य सामग्रियों के उपयोग को लेखा बही में शामिल करना अनिवार्य है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि इस वर्ग की कंपनियों को उपयुक्त लागत रिकॉर्ड का क्या है अंकेक्षण करना होगा और बशर्ते वे अपने कुल व्यवसाय की न्यूनतम सीमा से परे न हो। फिर गाइस आगे है यहाँ पे कि भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा। तो कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा का कैडर नियंत्रण प्राधिकार है और पूर्ववर्ती कंपनी विधि सेवा का नामकरण वर्ष 2008 में भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा किया गया। फिर लिखा है कि गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय। तो गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय की स्थापना जुलाई 2003 में की गई और कंपनी अधिनियम 2013 में क्या लिखा है SFIO को वैधानिक दर्जा दिया गया और इसके कार्य और शक्तियों का विस्तार किया गया। तो इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 211 के अंतर्गत की गई है और ये आपका है SFIO का मुख्य कार्य क्या है गंभीर और जटिल स्वरूप की कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की क्या करना जांच करना है। फिर लिखा है भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान। तो लिखा है मंत्रालय ने भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया है और इसका उद्देश्य ऐसे संस्थान के रूप में काम करना है जो एक ही जगह क्या समन्वित साझेदारियों और समस्याओं के समाधान के माध्यम से कॉर्पोरेट विकास और सुधार के लिए क्या है नीति निर्धारण और क्षमता सृजन की सेवा प्रदान कर सके। फिर लिखा संस्थान अपने विभिन्न स्कूलों केंद्रों के नेटवर्क के जरिए भारतीय कंपनी विधि सेवा तथा मंत्रालय कॉर्पोरेट सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा बैंकों के अधिकारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर गाइस नेक्स्ट है आपका कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 के अंतर्गत 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या है स्पर्धा संवर्धन और सतत स्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को समाप्त करना है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और भारत में कारोबार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 में 2 बार सरकारी संशोधन अधिनियम 2007 और सरकारी संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा संशोधन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये चैप्टर था हमारा हो गया खत्म, छोटा सा चैप्टर था ये। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करेगा। आपके कोई भी सुझाव हो या कोई भी बात हो तो कोई गाइस कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। और गाइस अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल है उसका नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के संग मिलेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।